Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Products अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 29 वैसे सैलरी की हमारी है क्लास नंबर 10। दोस्तों आज क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आ रहे हैं, दैट इज प्रोविडेंट फंड। आज मैं आपको प्रोविडेंट फंड की ए से लेकर जेड तक की पूरी सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा एक ही वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है। जब हम कहीं जॉब के लिए आते हैं, हम कहते हैं हमारा सीटीसी इतना है, हमारा पीएफ इतना कट जाता है। तो आखिर ये पीएफ कटता है तो क्यों कटता है और ये क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चर्चा करेंगे आज हम इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए पीएफ अकाउंट बेसिकली क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट ये कहती है कि जब आप रिटायर होगे ना, तो उस वक्त रिटायरमेंट के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हमने कोई सेविंग्स ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा हमें पहले मिलता था हम उसको उड़ा देते थे, खर्च कर लेते थे, क्योंकि तब तक तो हमारे हाथ पैर चलते थे ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, ना हम कोई फ्यूचर की प्लानिंग करते थे। बट जब आप रिटायरमेंट की स्टेज पर आते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि अगर आपने अपने जवानी के टाइम पर कुछ सेविंग्स करके रखी होती तो आज बुढ़ापे में आपको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती पैसों के लिए, अगर पहले से कुछ सेविंग्स करके रखते हैं। तो सरकार ने आपके रिटायरमेंट्स को प्लान किया। सरकार ने कहा हम आपके रिटायरमेंट की एक अच्छी से प्लानिंग करेंगे और आपको प्रमोट करेंगे सेविंग्स को करने के लिए, और ये काम करना आपके लिए मैंडेटरी है। ये काम करना आपके लिए क्या है? मैंडेटरी है। और इस खाते को पर्टिकुलरली बोला जाता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए पहले एग्जांपल देखिए, ये क्या लिखा है इसको छोड़ दो, अभी पहले मेरा एग्जांपल सुनो ध्यान से। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये एक पूल है, पूल इन द सेंस कि ये एक गुल्लक है। वैसे मुझे गुल्लक थोड़ा सा उधर बनाना चाहिए था। ये लो, ये एक पूल है, एक गुल्लक है, ठीक है, घड़ा टाइप का। ये रहा एक पूल, ठीक है। अब इस पूल में क्या है, गवर्नमेंट ने कहा इस पूल के अंदर ये खाली घड़ा है खाली बॉक्स है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर को बोला कि भाई एम्प्लॉयर सुनो मेरी बात, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जो एम्प्लॉय तुम्हारे पास जॉब करने के लिए आया है, अभी ये बहुत यंग एज में है, अभी तो इसकी समझ में आएगा नहीं, तुम इसकी जब भी सैलरी दो तो सैलरी का कुछ पार्ट काट के देना। सैलरी का कुछ पार्ट काट के देना। जैसे मान लीजिए अगर इसकी सैलरी 10,000 है तो आप इसका 10% काट लेना और वो 10% काट के इस गुल्लक में डाल देना और उसको नेट सैलरी देना 9,000 रुपए की। तो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय अपनी सैलरी का करेगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। और जितना पैसा एम्प्लॉय लगाएगा उतना ही सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी लगाएगा। तो ये एम्प्लॉयर की साइड से कंट्रीब्यूशन हो गया। तो होगा क्या कि इस खाते में जो ये खाली घड़ा रखा हुआ है, हर महीने इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट आता जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहेगा, और ये अपनी जॉब जब तक कर रहा है तब तक इस घड़े के अंदर ये अमाउंट डाल दिया जाएगा, इस घड़े में ये अमाउंट जाता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये रिटायरमेंट स्टेज पर होगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जो उसने खुद ने कंट्रीब्यूट किया और उसके बराबर उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, जिस दिन इसका बुढ़ापा आएगा और इसकी रिटायरमेंट होगी उस वक्त इस गुल्लक को उसके हाथों में थमा दिया जाएगा और कहा जाएगा इस गुल्लक में जवानी से तुम्हारा पैसा तुम भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये लो वो गुल्लक पीएफ अकाउंट की। और वो उस गुल्लक को फोड़ेगा, पाएगा करोड़ों लाखों रुपए इसके अंदर हो चुके हैं, करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए तो हो गए। रिटायरमेंट के टाइम पे बल्क में इतना पैसा मिलना, इंसान इतना खुश हो जाता है कि वो पार्टी देता है। तभी तो ग्रैंड पार्टी दी जाती है जब इंसान रिटायर होता है। हम लोग सोचते हैं कि पार्टी क्यों दे रहा है, तो भाई इसलिए दे रहा है क्योंकि पीएफ का पैसे इकट्ठा मिलता है, इंसान बौखला जाता है, वो वखान करना चाहता है सब जगह पर, तो वो रखता है रिटायरमेंट पार्टी, क्योंकि पीएफ का पैसा उसे मिल जाता है। अरे बात सुने, तो पीएफ अकाउंट से क्या होता है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और इसी खाते को हमने नाम दिया है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट बेसिकली रिटायरमेंट प्लान है, इसीलिए हम इसको रिटायरमेंट वाले उसमें पढ़ रहे हैं। आपको याद है जैसे हमने ग्रेचुटी पढ़ा था, कम्यूटेड पेंशन पढ़ा था, फिर हमने अपने पास लीव इनकैशमेंट पढ़ा, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और 6th हमारा प्रोविडेंट फंड स्कीम। समझ आई बात? तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये समझ आए। ये बेसिकली सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्लिगेटरी है कि एम्प्लॉयर को ये अकाउंट खोलना ही पड़ेगा बैंक के अंदर, जिसमें एम्प्लॉय भी पैसा डालेगा और एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा। और उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार के द्वारा पहले कई सारी अथॉरिटीज बनाई जा चुके हैं। रिसेंटली जो अथॉरिटी इसको कंट्रोल करती है दैट इज पीएफआरडीए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसको कौन रेगुलेट करता है? तो रेगुलेटेड बाय प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए,
प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेसिकली इसको जो बनाया गया था ना, वो इस एक्ट को बाकायदा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सर ये स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जिसको भारत के संविधान के तहत एक अलग भूमिका दी गई, एक अलग इंसान। अरे वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं पढ़ा था, ये वही है अपने आप में, ठीक है। तो पीएफआरडीओ को बनाया गया था 14 सितंबर 2013 के अंदर। पीएफआरडीओ कब बनाया गया था? 14 सितंबर 2013 को, और इसको फिर नोटिफाई किया गया था फरवरी के महीने में। चलो मैं ये भी लिख देता हूँ कि जो पीएफआरडी है, इट इज़ इसको कब, मतलब ये एक्ट कब बनकर तैयार हुआ था? तो हम कहेंगे ये एक्ट बनकर तैयार हुआ था 14 सितंबर 2013 में। और इसको नोटिफाई कब किया गया सरकार के द्वारा कि तुम काम कर सकते हो? नोटिफाई किया गया 1 फरवरी 2014। तो 1 फरवरी 2014 से पीएफ एक्ट को कौन मैनेज कर रहा है? पीएफआरडीए कर रहा है। कब से? 1 फरवरी 2014। खैर ये डेट्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बट स्टिल मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो पीएफआरडीए मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलने का काम करती है। पहले मुझे बताओ पीएफ अकाउंट समझ आया कि क्या होता है? एक बार इतने पार्ट को पढ़ते हैं, जो ये लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं एक बार। तो पीएफ का मतलब क्या समझे? एक ऐसी गुल्लक जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और रिटायरमेंट टाइम में एम्प्लॉय को ये पैसा थमा दिया जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उस पर मिलने वाला ब्याज एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला ब्याज, सारी ये चार चीजें किसको दी जाएंगी? एम्प्लॉय को दी जाएंगी। तो वही लिखा हुआ है पीएफ प्रोविडेंट फंड, इट इज अ स्कीम इंटेंडेड टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या देना है? सब्सटेंशियल बेनिफिट देना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के वक्त, कॉमा अंडर दिस स्कीम आ स्पेसिफाइड सम इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ईच मंथ और रेगुलर इंटरवल। इस स्कीम के तहत एम्प्लॉय की जो सैलरी होता है, उस सैलरी से लगातार हर महीने एक सर्टेन अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है। वही लिखा हुआ है अंडर दिस स्कीम स्पेसिफाइड सम इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एवरी मंथ, या फिर रेगुलर इंटरवल एट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द फंड, और उसके उस कॉन्ट्रीब्यूशन को उस फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द एम्प्लॉयर ऑल्सो जनरली कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट आउट ऑफ हिज पॉकेट टू द फंड। मतलब उस गुल्लक में मेरा पैसा जा रहा है, वो तो चलो मेरे ही काम आएगा, लेकिन एम्प्लॉयर भी उसके बराबर उतना ही पैसा लगा रहा है, तो एक तरह से मुझे डबल बेनिफिट हो गया। जितना पैसा मैं लगा रहा हूं उतना ही मेरा एम्प्लॉयर भी लगा रहा है, और अल्टीमेटली पैसा मुझे मिलना है, एम्प्लॉय को मिलना है, तो एम्प्लॉय के लिए डबल बेनिफिट हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर भी इस अकाउंट के अंदर जनरली कंट्रीब्यूट करता है, वो भी सेम अमाउंट से, बट उससे ज्यादा वो नहीं करता। The contribution of employer and employee are invested in approved securities, और इसको इस approved securities के अंदर क्या कर दिया जाता है? इन्वेस्ट, जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होता है। इंटरेस्ट अर्न्ड देयर ऑन इज क्रेडिट टू द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय, और जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो भी इनकम होती है वो सब एम्प्लॉय के हाथों में आ जाती है। बोलो समझ आया? अब सुनिए ध्यान से, अब मैं बताता हूँ पीएफआरडीए ने कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनाए हुए हैं। तो देखिए, अगर मैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट की बात करूँ तो पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि आप एक एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में, यानी आप एम्प्लॉयमेंट में आते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। पहले ये चेक करो, क्या आप एम्प्लॉयड पर्सन हो? एम्प्लॉयड मतलब कहीं जॉब आप करते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद से ही अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो। दोनों के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा है। गवर्नमेंट ने कहा यदि आप एम्प्लॉयड हो तो ये बताओ आपकी गवर्नमेंट जॉब है या नॉन गवर्नमेंट जॉब है। इसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, क्या? गवर्नमेंट जॉब और नॉन गवर्नमेंट जॉब। यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपका जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला जाएगा उसका नाम दिया जाएगा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। क्या नाम दिया जाएगा? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो यहां पर लिखता हूं, गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स के लिए जो अकाउंट खोला जाता है दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और इसको रेगुलेट करने के लिए बकायदा एक एक्ट भी है, जिस एक्ट का नाम है पीएफ एक्ट 1925, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे रेलवेज के हो गए या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हो गए, उन सबका जो पीएफ अकाउंट खोला जाता है उसका नाम होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और इस पीएफ एक्ट को चलाने के लिए बकायदा एक एक्ट भी बनाया गया जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। बताइए, एसपीएफ समझ आया? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तो टाइप नंबर 1 हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट जॉब। नॉन गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी दो टाइप के पीएफ खोले जाते हैं। एक होते हैं हमारे पास जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होते हैं जिसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड
प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज। देखिए क्या होता है कि अब क्योंकि प्राइवेट जॉब्स होल्डर आ गए तो प्राइवेट जॉब होल्डर वाले भी पीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, बट अगर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको पूरा पूरा वो फॉलो करते हैं, इसके बाद वो इनकम टैक्स कमिश्नर से चेक करवाते हैं। यदि इनकम टैक्स कमिश्नर उसको अप्रूव कर देता है तो वो बन जाता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यानी इनकम टैक्स कमिश्नर जो है वो उसको अप्रूवल देगा, उसके बाद ये कहलाएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसको कौन रेगुलेट करता है, इसके लिए अलग एक्ट बनाया गया है। इसको रेगुलेट करने वाले एक्ट का नाम है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, यानी इसको रेगुलेट कौन से एक्ट के थ्रू किया जाता है, 1952 वाले एक्ट के थ्रू किया जाता है। जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होते हैं जो हैं तो प्रोविडेंट फंड, लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया बिकॉज ये सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रिकॉग्नाइज नहीं, अनरिकॉग्नाइज, URPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। फिर इसके लिए कोई एक्ट वगैरह नहीं होता। ठीक है, बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो अपना जब पीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो उनके लिए अलग ही अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो इनके लिए कौन सा अकाउंट होता है, इनके लिए होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। और कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, इनके लिए जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। कौन सा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। तो चार टाइप हो गए, चार ही होते हैं, पांचवा कुछ नहीं होता। तो पहला टाइप हो गया आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक हो गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक हो गया आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो चार टाइप के अकाउंट्स होते हैं प्रोविडेंट फंड में, और इन सबको रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम क्या है, PFRDA, प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस एक्ट को बनाया गया था 14 सितंबर 2013 को, लेकिन इसको नोटिफाई किया गया 1 फरवरी 2014 को। बोलो क्लियर है, नोटिफाई मतलब अब ये काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पीएफ एक्ट के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन बता दिया और टाइप्स भी आपको क्लियरली समझ आ गए। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, पढ़ते जा रहे हैं इन पॉइंट्स को। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस इज पेड टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन और लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ। देखिए जो पीएफ में आप पैसा डाल रहे हैं ये आपको कब मिलेगा, ये या तो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, या जब आप अपने ऑफिस को रिजाइन कर दोगे तब मिलेगा, या एम्प्लॉय की डेथ होगी तो उसके लीगल हायर यानी जो घर वाले होंगे उनको दिया जाएगा ये पैसा। ठीक है, सेकेंड, द प्रोविडेंट फंड represent an important source of small savings available to the government. Hence, the Income Tax Act 1961 given certain deduction on saving in PF account. देखिए PF अकाउंट हमारे सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है, इसी रीजन से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्पेशल प्रोविजंस के तहत ये बोला है यदि आप PF एक्ट में पैसा डालेंगे तो हम आपको सेक्शन 80C में क्या देंगे, डिडक्शंस देंगे। वो अभी मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। सेक्शन 80C में क्या देंगे आपको, डिडक्शन देंगे, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा नेक काम किया है, एक नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो सरकार आपके साथ है, सरकार आपको उसके बदले क्या देगी, डिडक्शन देगी सेक्शन 80C के अंदर। फिर लिखा है बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द एम्प्लॉय मंथली सैलरी टू द EPF। जनरली क्या होता है, करने को तो आप ज्यादा कर सकते हो, बस एक्ट में लिखा हुआ है कि 12% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करने चाहिए प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज हु ड्रॉ अ बेसिक पे ₹50,000 पर मंथ और लेस। जिन लोगों की सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम होती है उनके लिए प्रोविडेंट फंड खुलवाना मैंडेटरी होता है, उसके ऊपर वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर मन है तो खुलवा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है उनके लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट खुलवाना मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट के साफ साफ प्रोविजंस बोलते हैं। फिर है of the employer contribution 12%, 8.33 diverted toward employees pension schemes। देखिए क्या होता है कि जब एम्प्लॉयर अपना 12% कंट्रीब्यूट करता है ना किसमें, प्रोविडेंट फंड में, तो वो 12% अल्टीमेटली दो टुकड़ों में डिवाइड होता है। 8.33% तो चलाता है नेशनल पेंशन स्कीम में, बचा हुआ पार्ट प्रोविडेंट फंड में रहता है, यानी वो आगे फर्दर दो पार्ट में डाइवर्टेड हो जाता है, याद रखना ये चीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 1.16 ऑफ एम्प्लॉय मंथली सैलरी। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज 1.16% ऑफ द मंथली सैलरी। ये पॉइंट इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आगे धीरे धीरे चीजें समझ में आती रहेंगी। फिर लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड विड्रॉल ऑनलाइन। देखिए पीएफ आपने सुना होगा, कुछ लोग ड्यूरिंग द रिटायरमेंट से पहले पीएफ अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो जनरली अगर मैं बोलूँ एज अ टैक्स सेविंग टिप्स आपको कभी नहीं निकालना चाहिए पीएफ का पैसा, तभी निकालो जब आप रिटायर वगैरह हो जाओ। उससे पहले निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो एग्जेम्पशंस मिलती वो अब आपको नहीं दी जाएंगी और ऊपर से फर्दर टैक्सेबल कर दी जाएगी आपकी इनकम को। तो वही लिखा हुआ है इट इज़ पॉसिबल टू पार्शियली विड्रॉ। ये पॉसिबल तो है कि आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, पूरा नहीं पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट से
फॉर द परचेज ऑफ हाउस, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय को कोई घर खरीदना है तो वो अपने पीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है, बट जेन्युइन रीजन चाहिए, दैट इज हाउस खरीदना। फिर वेडिंग एक्सपेंस की, मान लो उनके घर में किसी की शादी है, उनके बेटे बेटी की किसी की शादी है, तो उस केस में वो पीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर द रिटायरमेंट। इसके लिखा है मेडिकल एक्सपेंस, मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत है तो वो पीएफ अकाउंट से पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी विड्रॉ विल बी बेस्ड ऑन द रीजन। याद रहे पीएफ अकाउंट से पैसा ऐसे नहीं निकाल पाओ जैसे आप सेविंग बैंक अकाउंट में गए, एटीएम में गए, पैसा निकाल लिया, चेक दी बैंक से पैसा निकाल लिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए बकायदा आपको जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा, तभी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट एज पर माई पर्सनल ओपिनियन, आप प्लीज पैसा मत निकालिए, कम से कम 5 साल के लिए उसको होल्ड करके रखिए, सो दैट आपको एडीसी की डिडक्शन अच्छे से मिल पाए। तो आगे वही लिखा हुआ था, एंटायर प्रोविडेंट फंड अकाउंट कैन बी विड्रॉ अंडर सेवरल केसेस। हाँ, कुछ केस में आप निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा, जैसे अगर आपकी रिटायरमेंट होगी तो पीएफ का पूरा पैसा आप निकाल लीजिए, आप मेंबर की डेथ होगी तो पीएफ का पैसा आप पूरा निकाल लीजिए, मेडिकल इलनेस आ गई, वो बंदा मेंटली फिट नहीं है, पूरा पैसा निकाल लीजिए, या आपने रेजिग्नेशन दे दिया, पूरा पैसा निकाल लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा कोई ऐसे सिचुएशन नहीं तो प्लीज पैसा मत निकालिए। मान लीजिए आपको आईफोन खरीदना है, आपने चलो पीएफ अकाउंट में पैसा निकाल ले, भाई मत करिए प्लीज, ऐसा कभी मत करना। ऐसा नोट करके लिखा हुआ है, सेक्शन एडीसी का जो बेनिफिट है, कैन बी अवेल्ड इफ दे आर विड्रॉ देयर पीएफ अमाउंट कंप्लीटली बिफोर 5 ईयर। पीएफ का पैसा 5 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो सेक्शन एडीसी का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। बोलो समझ रही बात। बाकी टाइप्स तो आपके हो ही गए, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी मैंने ना आपका बेस बनाया कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, ये टाइप्स आपको बता दिए। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अब हम वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में कि किस तरह से इनकम टैक्स में इसका टैक्स दिया जाता है, कितना पोर्शन इसका सैलरी में ट्रीट किया जाता है, कितना पोर्शन इसको डिडक्शन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, कितना पोर्शन इसका एग्जाम्प्ट होता है, कितना पोर्शन इसका टैक्सेबल होता है। ये सारी बात अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये लीजिए, आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास प्रोविडेंट फंड के टाइप्स के बारे में और उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में। दोस्तों टाइप तो हम देख चुके हैं, बट हम थोड़ा टैक्सेबिलिटी वाले पार्ट के ऊपर आएंगे, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा अच्छी हो पाए, ठीक है। मेक श्योर कि पीछे जितना भी पढ़ा है वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब वाला पार्ट जो है आपको वो ज्यादा क्लियरिटी से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। प्रोविडेंट फंड हमारी लाइफ को सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो बची हमारी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट वो हमारे बहुत काम आता है। तो क्या होता है कि सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं टैक्स रिलेटेड, कि कितना पार्ट एग्जाम्प्ट होगा, कितना टैक्स होगा, कितना नहीं होगा, सारी चीज़ें वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। और मैं चारों फंड के बारे में बताऊंगा, दैट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन चारों की टैक्सेबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया ना जो पार्ट अभी मैं करा रहा हूं, तो समझो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट स्कीम, ठीक है। जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट स्कीम है उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये है हमारी मेन हेडिंग। अब हम देखेंगे प्रोविडेंट फंड के 4 टाइप्स। वो 4 टाइप कौन कौन से थे याद है? स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, चारों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चारों के नाम लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखता हूँ अपने पास कौन सा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट। दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट। और याद है ना फोर्थ कौन सा होता था? पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है। फोर्थ है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इन 3 के बारे में बात करेंगे। तो ये लीजिए, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट
और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो आपको वैसे पता ही है कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए होता है, जिसके अंदर अगर हम एक्ट की बात करें तो बताइए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसमें एप्लीकेबल होता है हमारे पास प्रोविडेंट फंड या फिर मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये किस एक्ट के थ्रू चलता है? ये चलता है हमारा प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के थ्रू, ठीक है, 1925 के थ्रू। रिकॉग्नाइज किसके थ्रू चलता है? रिकॉग्नाइज चलता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग। और जानकारी के लिए बता दूं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो किसी एक्ट में नहीं आता, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज ही नहीं होता है। बट हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ तो रूल्स ये भी फॉलो करता है ना, तो जब ये कुछ रूल फॉलो करेगा तो 1952 ही वाले करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस जगह पर लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, अगर करेगा तो ये वाले करेगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कौन सा एक्ट होता है? इसके होता है प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। कौन सा? 1968। तो मैंने तीनों के एक्ट भी यहाँ पर लिख दिए अपने सेपरेट। अब हम बात करेंगे इसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 5 चीजें मेन होती है। कौन सी 5 चीजें होती है? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पॉइंट नंबर 2। तीसरा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला ब्याज, तीसरा पॉइंट हो गया। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला ब्याज, चौथा पॉइंट हो गया। और जब यहाँ पर रिटायरमेंट होगी तो पीएफ अकाउंट का पैसा होल्डर को मिलेगा, पीएफ होल्डर को मिलेगा, यानी एम्प्लॉय को मिलेगा। तो मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा, 5 चीजें। दोबारा 5 चीजें क्या थी बताओ? पहला पॉइंट, पीएफ में पैसा डालने वाला कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, पहला। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, दूसरा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला ब्याज, तीसरा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला ब्याज, चौथा। और लमसम मिलने वाला अमाउंट, 5वां। तो 5 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे अपने पास, ठीक है। तो 5 पॉइंट हमारे पास, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा? थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं जिससे अच्छे से मैं लिख पाऊं। ये लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब मैं पांचों ना एक एक करके लिखूंगा, अभी इकट्ठे एक साथ नहीं लिखूंगा, हो सकता है जगह की थोड़ी कमी पड़ जाए, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। देखिए अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है, इट्स फुल्ली एग्जम्प्ट। Nothing will be taxable in the hands of employee under the salary head or under any other head। मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे हो? गवर्नमेंट ने यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई कंट्रीब्यूशन डाला है, किसमें? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, तो वो पूरा एग्जम्प्ट होता है। तो यहां लिखेंगे हम फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट। पूरा का पूरा क्या होता है? ये एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। बोलो समझ बात? यस सर। इसके बाद क्या होता है? सेकंड पॉइंट किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ये शॉर्ट में इस तरह से लिखा हूं, CONT और शॉर्ट में N, ठीक है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। देखिए अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो सरकार कहती है तुमने तो ये नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट कर दी। मतलब नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो कि सरकार ने कुछ चीज़ों को नोटिफाइड कर रखा है कि अगर आपने इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया ना तो हम आपको छूट देंगे डिडक्शन के रूप में, वो भी सेक्शन 80C में। वैसे जब हम डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो 80C के अंदर ये पॉइंट रिपीट होगा हमारे पास कि यदि अगर एक एम्प्लॉय ने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो जितना उसने कंट्रीब्यूट किया उतने की उसको डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C के अंदर, बट मैक्सिमम 1.5 लाख की। 1.5 लाख से ऊपर का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन अंडर द हेड्स ऑफ, अच्छा डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन, अंडर हेड नहीं लिखना था मुझे, अंडर सेक्शन लिखना था। कौन से सेक्शन में? 80C में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। अप टू रुपीज 1.5 लैक्स,
1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी, 1.5 लाख से ऊपर की नहीं मिलती, क्योंकि जब आप एटीसी पढ़ोगे ना तब आप जानोगे कि आप कितना भी पैसा लगाओ, मान लीजिए आपने इसमें 2.5 लाख रुपए डाला किसमें, एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन में, बट एटीसी के अकॉर्डिंग डिडक्शन 1.5 लाख से ऊपर की मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो एटीसी की क्या मिलेगी, डिडक्शन। अब जानते हो दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर डाउट ये आएगा कि सर मान लीजिए हमने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया हुआ है या ऑप्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो किया है, सेक्शन 115 बीएसी वाला, तो क्या हमको इसकी डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो। अगर आपने जो नया वाला रिजिम है ना, जिसको आजकल डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के नाम से जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपको न्यू वाले से ही देना पड़ेगा, ओल्ड वाले से देना, तो उस ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो मैं लिख दूं ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगी? जो ऑप्शनल टैक्स रिजिम है या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से वो दूसरी स्कीम के अंदर ऑप्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा 1.5 लाख फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ऑप्शनल टैक्स रिजिम, जिन्होंने ऑप्शनल टैक्स रिजिम फॉलो किया है उनके लिए अंडर सेक्शन 115 BAC 1A, ठीक है। सर ये BAC तो हमें समझ आ गया था, आपने बताया था कि BAC किस चीज़ के लिए होता है? BAC होता है हमारे जब हम नए टैक्स रिजिम को फॉलो करते हैं, बट ये आपने ब्रैकेट में 1A लिखा है, ये ब्रैकेट में 1A का मतलब ये होता है कि जब आप उस स्कीम को ऑप्ट करते हो ना, मतलब उस स्कीम से हटके दूसरे वाली स्कीम ऑप्ट करते हो, तो उसके लिए सेक्शन यूज किया जाता है। तो यदि अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम फॉलो किया तो आपको एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर आपने पुराना टैक्स रिजिम फॉलो किया है तो ही आपको इसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और आपको याद आ रहा होगा जब हमने स्टार्टिंग क्लासेस पढ़ी थी तो आपको पहले ही मैंने क्लियर किया था कि न्यू टैक्स रिजिम वालों को एटीसी से लेकर एटीयू तक की डिडक्शन नहीं दी जाती, सिर्फ 2 डिडक्शन दी जाती है, आपको 3 डिडक्शन दी जाती है, याद आ रहा है? 80CCD2 वाली दी जाती है, 80CCH वाली दी जाती है अग्निपथ स्कीम होल्डर वाले, और 80JJA वाली एम्प्लॉयमेंट वाली, ये 3 ही मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता उसको, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर क्या मिलेगा? ब्याज। सर ब्याज तो एम्प्लॉय के भी कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा ना? हाँ, एम्प्लॉय के भी मिलेगा, एम्प्लॉयर के, लेकिन हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे क्योंकि दोनों की टैक्सेबिलिटी क्या होने वाली है अपने पास, अलग अलग होने वाली है, इसलिए हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए बोला गया है कि अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिलने वाला ब्याज भी एग्जम्प्ट होगा। अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है तो उससे मिलने वाला ब्याज भी फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा फुल्ली एग्जम्प्ट, ये पूरी तरीके से क्या है आपका? एग्जम्प्ट है, ठीक है, फुल्ली एग्जम्प्ट। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉय का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए ऐसा है कि जब हम एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये माफ तो होगा लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक होगा, ये माफ तो होगा बट सर्टेन लिमिट तक माफ होगा, उसके बियॉन्ड ये माफ नहीं होगा। सर मतलब क्या? मतलब ये कि मैं यहाँ लिखूंगा एग्जम्प्ट, मैं लिखूंगा एग्जम्प्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक ही एग्जम्प्ट होगा, उसके बाद टैक्स हो जाएगा। सर वो सर्टेन लिमिट क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? हाँ मैं बिल्कुल सर्टेन लिमिट क्या है बताऊंगा, बट अभी ना मैं इस चीज़ को अभी पेंडिंग छोड़ूंगा क्योंकि जब मैं ये पूरा चार्ट बता दूंगा ना उसके बाद ये लिमिट आपको बताऊंगा। बट अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जम्प्ट होता है, लेकिन इसकी एक सीमा है, उसके बाहर एग्जम्प्ट नहीं होगा, ठीक है, बस ये पॉइंट है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आएगा आपका लमसम। फिफ्थ पॉइंट क्या है? मैच्योरिटी। अगर आपको मैच्योरिटी पे या फिर रिटायरमेंट पे, अल्टीमेटली मैच्योरिटी कब होती है? रिटायरमेंट के टाइम पर होती है। तो रिटायरमेंट के टाइम पर क्या होगा? रिटायरमेंट के टाइम पर अगर आपको इसका पैसा मिलेगा तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। जब आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट का पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। दोस्तों 5 चीजें अभी के अभी समझ लो और याद भी कर लो।
अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपके एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है, नथिंग विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80C की मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख रुपए। लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होल्डर को ऑप्ट करके हटाने वाले होल्डर को मिलेगी, मतलब जो ओल्ड स्लैब रेट से टैक्स दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से उसको डिडक्शन डीसी की नहीं दी जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर जो ब्याज आपको मिलेगा वो ब्याज आपका फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। जब कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है तो ब्याज भी तुम्हारा एग्जम्प्ट होगा, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, बट एट अ सर्टेन अमाउंट। एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो भी टैक्स हो जाएगा। वो सर्टेन अमाउंट कितना है अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद है मैच्योरिटी और रिटायरमेंट। अगर आपको पूरा पैसा लमसम मैच्योरिटी के वक्त मिला है तो वो आपका फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(11), यानी गवर्नमेंट जॉब वालों के तो मतलब बल्ले ही बल्ले हैं। गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स के लिए सारा तो एग्जम्प्ट है ही, क्या देखा जाए टैक्सेबल कुछ भी नहीं है। ये वाला पॉइंट है, थोड़ा बहुत वो भी नहीं होता उनका टैक्स, ठीक है। तो बताइए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाला मामला समझ आया? ये सर बिल्कुल समझ आया। इसके बाद अब हम बात करेंगे, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसको समझाने से हमें क्या समझ आया कि अगर मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब वाला आता है और वो अपनी रिटर्न भरवाता है मुझसे, रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरवाता है, तो वो आईटीआर भरवाते वक्त मुझसे पूछे मेरी सैलरी में क्या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का कोई अमाउंट ऐड होगा, हम मनी मन क्या सोचेंगे? कुछ भी ऐड नहीं होगा, सारा क्या होगा एग्जम्प्ट, सैलरी में कुछ भी नहीं आएगा। वैसे प्रोविडेंट फंड एक सैलरी का पार्ट है, बट अगर गवर्नमेंट जॉब होल्डर है तो उसकी सैलरी में पीएफ का कुछ भी ऐड नहीं होगा, बल्कि उसका डिडक्शन और उसे मिलेगा। आ रही बात सुने? ये सर बिल्कुल समझ आ रही है। अब बात करेंगे हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर जो होता है वो इस प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज कर देता है। वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर देता है, तो वो बन जाता है क्या? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब इसमें क्या चीज है, इसमें ये होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो देखिए एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो वैसे एग्जम्प्ट है, लेकिन कितना? अप टू 12% ऑफ सैलरी। कितना? अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी के 12% तक अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर उसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया तो भाई साहब ये आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं यह लिखूंगा, और थोड़ा छोटा लिखूं क्योंकि मुझे थोड़ा कंटेंट ज्यादा लिखना है। मैं यह लिखूंगा एग्जम्प्ट अप टू 12%, अप टू 12% ऑफ सैलरी, कॉमा एक्सेस ओवर इज टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। बहुत ही सुंदर लाइन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो पीएफ की गुल्लक है ना, अगर उसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 12% तक तो हम माफ कर देंगे। 12% ऑफ सैलरी तक हम क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। बट अगर तुम्हारे एम्प्लॉय ने 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, इसका मतलब देयर इज समथिंग पर्पल इन अ दाल। सर दाल में तो काला होता है, नहीं मेरी वाली दाल में पर्पल है। ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट से देयर इज समथिंग पर्पल इन अ दाल, मतलब ये कि जरूर एम्प्लॉयर के पास कोई ब्लैक मनी है जिसको ये व्हाइट करने के लिए अपने एम्प्लॉयर के पीएफ खाते में ज्यादा पैसा डालता है। वरना कौन ऐसा एम्प्लॉयर होगा जो अपनी जेब से सैलरी भी देगा और पीएफ भी एम्प्लॉय को देगा? कोई भी ऐसा भला इंसान नहीं भाई। सैलरी देने में लोगों की ऐसी वैसी हो जाती है, वो कहते हैं सैलरी भी ना देना पड़े, पीएफ तो दूर की बात है। बट अगर तुम अपने ब्लैक को व्हाइट करने के चक्कर में पीएफ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो, सरकार का बेटा ऐसा है, ऐसे में तो एम्प्लॉय की सैलरी हेड में आ जाएगा, और एम्प्लॉय की सैलरी हेड में आती है, सैलरी बढ़ेगी तो उसका टैक्स बढ़ेगा। तो एम्प्लॉय कहे भाई साहब ऐसा है कि अगर तुम्हें पीएफ देनेंगे तो लिमिट के अंदर दो। लिमिट कितनी है? 12%। तो याद रखना कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने 12% तक कंट्रीब्यूट किया तो एग्जम्प्ट है, बट उसके ऊपर एक्सेस ओवर, उसके ऊपर अगर किया है तो भाई साहब फिर टैक्सेबल हो जाएगा। और वो भी कौन से में? सैलरी हेड के अंदर। सेक्शन 17(1) की सैलरी की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको प्रोविडेंट फंड पढ़ाया था ना, तो उसमें ये ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही लिखा है एग्जम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। सर यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पर सैलरी का मीनिंग मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना नोट डाल देता हूँ, इस जगह पर ना यहाँ नोट बना देता हूँ। तो नोट मैं कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नोट बना रहा हूँ, ये लीजिए यहाँ बना देता हूँ नोट नंबर 1, फर्स्ट नोट। तो फर्स्ट नोट मैं इसका बना रहा हूँ, ये जो है ना सैलरी, इसके नीचे अंडरलाइन करके इस पे 1 लिख रहा हूँ। 1 का मतलब है नीचे देखो, नोट नंबर 1, सैलरी मीन्स व्हाट। तो यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी का मीनिंग होता है सैलरी मीन्स बेसिक पे, सैलरी मीन्स बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन परसेंटेज में।
जो डीए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रखा होता है वो वाला लेना है, और कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में होगा वो लेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये बनेगा आपका सैलरी। उसका 12% तक एग्जम्प्ट है, 12 के ऊपर अगर आप करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, सैलरी हेड में टैक्स कर दिया जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर, हमें क्लियर है। इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एक तो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, अब दूसरा कौन करेगा, एम्प्लॉय खुद करेगा अपने लिए। तो अगर एम्प्लॉय खुद करे तो सेम चीज मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, उसे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी, और डिडक्शन लेने के लिए उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट होना पड़ेगा ऑप्शनल टैक्स रिजिम, यानी पुराने वाले सिस्टम में उसे आना पड़ेगा, जिसमें 3 स्लैब्स होती थी ना, उनमें आना पड़ेगा, तभी उसे डिडक्शन मिलेगी। तो मैं यहां लिखूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1.5 लाख, 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजिम। ऑप्शनल टैक्स रिजिम समझे, एक होता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो सेक्शन 115 बीएसी है, ऑप्शनल होता है, इसको छोड़ के जो दूसरा वाला है वो उसे हम ऑप्शनल बोलते हैं। ऑप्शनल टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी ऑफ ब्रैकेट 1A, ठीक है। 1A का मतलब होता है कि आप डिफॉल्ट से शिफ्ट हो रहे हो ऑप्शनल की ओर। अगर आप शिफ्ट हो रहे हो पुराने टैक्स रिजिम के अंदर तो ही आपको डीसी की डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो देखिए, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो वो ब्याज माफ होगा, लेकिन एक लिमिट तक, दैट इज 9.5% पर एनम। ध्यान से सुनो मेरी बात। जो एम्प्लॉयर ने तुम्हारे पीएफ एक्ट में पैसा डाला, पीएफ फंड में पैसा डाला, तो इस पीएफ फंड में जो पैसा एम्प्लॉयर ने डाला है, अगर उस पर बैंक ब्याज जो दे रही है वो 9.5% तक है या उससे कम, 9.5% तक है या उससे कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फुल्ली एग्जम्प्ट है। इतना इंटरेस्ट तो आमतौर पे मिल ही जाता है। बट यदि कोई बैंक या कोई पीएफ अकाउंट होल्डर इंटरेस्ट के नाम पर 9.5% से ज्यादा का ब्याज दे रहा है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथों में, सैलरी हेड में। मान लीजिए मैं एबीसी लिमिटेड में काम करता हूं, मेरे एम्प्लॉयर ने पीएफ एक्ट में पैसा डाला, मैंने भी डाला, जिस एक्ट में पैसा डाला उससे मुझे ब्याज मिला 10% का, तो याद रहे 9.5% तक का ब्याज माफ है, 0.5% मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा, मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्लियर आ रही है बात? तो देखिए, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे एग्जम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम। एग्जम्प्ट होगा 9.5% पर एनम, एक्सेस ओवर इज टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अगर 9.5% तक का ब्याज है तो वो माफ है, और 9.5% से ज्यादा का ब्याज है तो वो तुम्हारी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं, पीएफ का कौन सा पैसा हमारी सैलरी में ऐड होगा, तो अगर इस तरह से पीएफ होगा तो तुम्हारी सैलरी बनती जाएगी, मतलब ऐड होती जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय का। तो जब हम एम्प्लॉय की बात करेंगे तो सेम यही चीज है, एम्प्लॉय में भी सेम ही चीज है, बट एक सर्टेन कंडीशन है, तो हम यहां पर लिखेंगे, सेम यही लाइन लिखूंगा मैं, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख लूं इस चीज को, exempt up to 9.5% पर एनम, ठीक है। एक्सेस ओवर इज टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस। यदि 9.5% से ज्यादा हुआ तो वो टैक्स कर दिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्यों? देखिए सुनिए, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरा एम्प्लॉयर है, हमने पीएफ एक्ट में पैसा डाला, ब्याज अगर 10% मिल रहा है तो 0.5% एम्प्लॉयर वाला जो है वो मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा, और जो 0.5 एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। मेरी सैलरी हेड की इनकम नहीं बनेगी, मेरी कौन सी बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी, ठीक है। 9.5% तक का माफ है, उसके ऊपर अगर होगा तो एम्प्लॉयर वाले में सैलरी में जाएगा, और एम्प्लॉय का अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन का ब्याज किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब मैच्योरिटी की बात करेंगे तो मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो यहां पर पूरा एग्जम्प्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो यहां मैं लिखूंगा एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10-12 सर्टेन कंडीशंस।
सर्टेन कंडीशंस क्या है, इस पर मैं स्टार मार्क करूंगा क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ लिखवाना है। इवन यहाँ भी मैं स्टार मार्क करूंगा, ये सर्टेन लिमिट है ना और सर्टेन कंडीशन है, दोनों पे स्टार मार्क के इसके बारे में अभी नोट लिखवाऊंगा। वैसे तो एग्जाम होगा सेक्शन 10-12 के अंदर, बट अगर वो कंडीशन फुलफिल करोगे तो ही एग्जाम होगा, वरना टैक्सेबल हो जाएगा। लमसम जो पैसा मैच्योरिटी पे मिला वो वाला। तो बताइए आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बात समझ आया? बताइए यहाँ तक की चीज क्लियर है? बोलो एक बार मैं रिपीट करवा दूं। रिपीट ये है कि अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने अगर 12% तक कंट्रीब्यूट किया तो एग्जाम्प्ट है, 12 के ऊपर किया तो ये तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज मिलेगा 9.5% तक का एग्जाम्प्ट है, 9.5% के ऊपर होगा तो उतना एक्स्ट्रा टैक्स कर दिया जाएगा सैलरी ऐड के अंदर। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर उसने डिफॉल्ट टैक्स रीजन को चुना हुआ है तो डिडक्शन एडीसी की नहीं मिलेगी, बट अगर उसने ऑप्शनल टैक्स रीजन चुना हुआ है तो उसको डिडक्शन एडीसी में मिल जाएगी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज मिला अगर वो 9.5% तक है तो वहां पे 9.5% के ऊपर होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कर दिया जाएगा। फिर यही वाला पैसा जब मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन, अगर आप उनको फुलफिल करोगे देन आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मैं उम्मीद करता हूं इसमें अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब हम बात करेंगे अपने पास तो यहां पर होगा कि अनरिकॉग्नाइज जो हमारा इनकम टैक्स कमिश्नर है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसने कहा ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, भले तुम पीएफ में पैसा तो डाल दो बट हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसमें जो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसकी डिडक्शन या टैक्सेबल हम नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो यहां लिखूंगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी कि जब एम्प्लॉयर ने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला तो उस वक्त हम इसको टैक्स नहीं करेंगे। इसका मतलब सर कब करेंगे टैक्स? मैच्योरिटी के टाइम। इसका मतलब कब करेंगे? मैच्योरिटी टाइम। मतलब जैसे मान लो 2024 चल रही है, आज मेरे एम्प्लॉयर ने पैसा डाला तो आज टैक्स नहीं होगा, ना ये मेरी सैलरी हेड में आएगा, फुली एग्जाम्प्ट एक तरह से। बट जब मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा ना तो ये टैक्स कर दिया जाएगा। कौन से हेड में? सैलरी हेड में। कौन से हेड में होता है ये? सैलरी हेड में। बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद है जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसका क्या होगा? देखिए एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की जहां तक हम बात करेंगे तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स हो जाएगा। यहां पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा, मतलब उस पर सॉरी डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैं टैक्स बोलूं नो डिडक्शन, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। भाई आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C की। सर ऐसा क्यों? यहाँ दोनों में तो मिल रही थी। भाई ऐसा है कि सरकार ये कहती है जो हमारी नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट है आप उसमें पैसे लगाओगे तो ही डिडक्शन मिलेगी। ये थोड़ी आप कोई भी फंड में पैसे लगा दो, जब असेसिंग ऑफिसर ने या इनकम टैक्स कमिश्नर ने उसको नोटिफाई नहीं किया, मीन्स वो नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसमें तुम अगर पैसे लगाओगे भी तो हम आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे। भाई लिखा है नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब बात करते हैं अपने पास इंटरेस्ट की। तो देखिए जो एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, मतलब जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है वो टैक्स नहीं होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं यहां लिखूंगा नॉट टैक्सेबल at the time of credit of interest in URPF account। आपके URPF अकाउंट के अंदर अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया तो जिस वक्त क्रेडिट हुआ ये टैक्स नहीं किया जाएगा। तो सर कब टैक्स हुआ? मैच्योरिटी के वक्त। अभी फिलहाल टैक्स नहीं किया जाएगा। सेम पॉइंट मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। एम्प्लॉय के केस में भी सेम पॉइंट मैं नीचे लिखूंगा कि टैक्स नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। जिस वक्त क्रेडिट किया जा रहा है उस वक्त ये टैक्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब ये बताओ कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा यदि मैच्योरिटी के वक्त मिलता है, यदि मैच्योरिटी के वक्त मिलता है तो उसके साथ क्या होगा? तो देखिए अगर मैच्योरिटी के वक्त मिल रहा है तो जो तुम्हारा उस वक्त टैक्स नहीं हुआ था, ये 3 चीजें 1 2 एंड 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों चीजें टैक्स नहीं हुई थी ना, तो मैच्योरिटी के वक्त इसको टैक्स कर दो। सर इसका, अरे भाई इसका तो कुछ नहीं, तो पहले टैक्स हो चुका।
डिडक्शन नहीं मिली तो उसमें टैक्स पहले ही हो चुका। ये 3 चीजें टैक्स नहीं हुई थी, इनको मैच्योरिटी के वक्त टैक्स कर दो। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैक्सेबल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। बताओ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कहां टैक्स होगा, इन सैलरी हेड। और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर जो ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा मैं ऐसा करूं कि इसको ऐसे लिख देता हूं, तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉयर का जो अपना कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला जो ब्याज है, उस दोनों को टैक्स करेंगे सैलरी हेड के अंदर। तो मैं लिखा है टैक्सेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक इंटरेस्ट अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। यानी कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला जो ब्याज है, ये मैच्योरिटी के टाइम उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। मैच्योरिटी के टाइम उसकी सैलरी में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम। तो लिखा टैक्सेबल, ये लिखा है ना मैच्योरिटी, लिखे मैच्योरिटी या रिटायरमेंट। तो मैच्योरिटी के वक्त अगर हमको क्या है, टैक्स एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स हो जाएगा और इंटरेस्ट जो है वो सैलरी हेड में टैक्स हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये आपका देगा IOS में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का वो कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्योंकि जिस वक्त क्रेडिट हुआ था उस वक्त ये टैक्स नहीं हुआ था, इस कारण से। बोलो समझ रहा है। तो हमने देखा कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रीब्यूशन के टाइम एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है, और डिडक्शन एम्प्लॉय को ETC की नहीं मिलेगी। इसका एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला जो ब्याज है वो टैक्स नहीं होगा, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का भी ब्याज टैक्स नहीं होगा। मैच्योरिटी के टाइम टैक्स ही रहेगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट मैच्योरिटी के वक्त टैक्स ही रहेंगे। तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन पर जो टैक्स होगा वो सैलरी हेड में होगा, और एम्प्लॉय का अपना जो इंटरेस्ट है कंट्रीब्यूशन का वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा। तो बताइए आपको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की टैक्स लायबिलिटी समझ आई, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। चलिए अब हम बात करेंगे अपने पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है ना वो ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होता है। मतलब जो कहीं पर अपना काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, बट किसी के अंडर में रहकर काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये अकेला एक ऐसा पर्सन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसके ऊपर कोई एम्प्लॉयर नहीं है, कोई इसका माई बाप नहीं है, ये अपने आप में ही सब कुछ है। तो ऐसे में खुलवाया जाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इवन कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जॉब भी कर रहे होते हैं बट साइड बाय साइड उन्होंने बैंक में ये अकाउंट भी खुलवा रखा होता है। तो यस, इट माइट बी पॉसिबल कि आप इसको अलग से भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या एम्प्लॉयर होता है? अरे जब एम्प्लॉयर ही नहीं होता तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा? नहीं आएगा। तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज भी नॉट एप्लीकेबल। उस पर मिलने वाला ब्याज भी क्या होगा आपका, नॉट एप्लीकेबल होगा, NA होगा। ठीक है, समझ रही बात। अब बात करेंगे एम्प्लॉय की। तो देखिए जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय भी नहीं बल्कि वो जो होल्डर है जिसने उसमें पैसे लगाए PPF में, उसको डिडक्शन मिल जाएगी ETC में। बस शर्त वही है कि उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो ना किया, ऑप्शनल टैक्स रिजिम पुराने वाला किया हो तो ही मिलेगी। तो मैं लिखूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1.5 लाख फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजिम। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से अपने आप को ऑप्ट करके ऑप्शनल की ओर ले जा रहे हैं, अंडर सेक्शन 115 BAC क्लॉज 1A के तहत उनको ही डिडक्शन ETC की दी जाएगी, न्यू टैक्स रिजिम वालों को नहीं दी जाएगी। और जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज है दैट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट, यहां पर लिखेंगे फुल्ली एग्जाम्प्ट। और PPF में जब आपकी PPF मैच्योर हो जाएगी तो जो पैसा मिलेगा दैट वुड ऑल्सो बी फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, ये भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में ये भी पार्ट क्या रहेगा हमारा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये सारे पार्ट हमने अपने पास कर लिए। मतलब टैक्सेबिलिटी में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का भी देख लिया, रिकॉग्नाइज का भी देख लिया, अनरिकॉग्नाइज का भी देख लिया, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी देख लिया। चारों के चारों पार्ट हमने अपने पास कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट? अब सुनो मेरी बात, मैंने यहां पर आपको बताया था कि यहां पर कुछ कंडीशन है,
इवन यहाँ भी कुछ कंडीशन, दोस्तों यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना, मैं इसको ना अभी हटा रहा हूँ, अभी इस पॉइंट को हटा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप उसको लेकर कंफ्यूज हो जाओ। तो अभी सिंपल तरीके से समझो, अभी मैं इन दो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, इन दो पॉइंट पर चर्चा है मेरी, दोनों पर मैं डाल रहा हूँ स्टार, और स्टार डाल के लिख रहा हूँ 2 स्टार 2 स्टार 2, मतलब स्टार 2 मतलब है नोट नंबर 2 की ओर जाएंगे। इस पॉइंट को करने के लिए हम किस पर जाएंगे, एक मिनट, नोट नंबर 2 नहीं, ये तो नोट नंबर 3 में जाएंगे। मैं यहाँ पर नोट नंबर 3 डालूंगा, ये इस तरह से मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अभी 3 को ना मैं उधर कहीं साइड में लिखूंगा, ठीक है। साइड में लिखूं या कहाँ लिखूं, जगह की तो थोड़ी कमी, साइड में लिखूं तो प्रेजेंटेशन थोड़ी ख़राब सी लगेगी, बट चलो लिख ही देते हैं, साइड में लिख देते हैं, ठीक है। आप सुनो मेरी बात, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये मैं स्टार डाल के यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टार 3। क्या है इसका मतलब, सुनो, देखिए मेरी बात को सुनो ध्यान से। मैं बात कर रहा हूँ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट की, वो भी कौन से इंटरेस्ट, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। देखिए इन दोनों के लिए बोला गया है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होल्डर के लिए बोला गया है और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होल्डर के लिए बोला गया है कि यदि इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है, कितना है बताइए, 2.5 लाख तक है, तो उस पर मिलने वाला ब्याज माफ हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक है तो उस पर मिलने वाला ब्याज एग्जम्प्ट हो जाएगा, इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में, याद रखना, समझ आई बात। तो हम यहां लिखेंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज अप टू ₹2.5 lakhs। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अप टू ₹2.5 lakhs है तो ऐसे में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ऐसे में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स हो जाएगा। एक्सेस ओवर इज टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख से ज्यादा लगाया तो प्रपोर्शनेट बेस पर टैक्स होगा। प्रपोर्शनेट बेस समझते हो क्या होता है, मान लीजिए एम्प्लॉय ने 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, कितने रुपए, 3 लाख रुपए, ब्याज मिलता है 9%, तो कितना हुआ 27,000, 927 27,000 ब्याज मिला। 27,000 में से ना आप 2.5 लाख तक का ब्याज पूरा माफ कर सकते हो। 2.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया 50,000 का एक्स्ट्रा, 50,000 का एक्स्ट्रा जो दिया 50,000 इंटू कितना 9, तो 4500 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एज अ एम्प्लॉय मैंने मान लीजिए कि एसपीएफ में पैसा डाला, कितना 3 lakhs, जबकि बोला कितना गया था 2.5 लाख से ज्यादा मत डालना, बट मैंने कितना डाल दिया 3 लाख। ब्याज की दर है 9%, यानी मुझे सालाना ब्याज कितना मिलेगा 27,000 का मिलेगा। तो 27 पूरा एग्जाम्प्ट या पूरा टैक्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 2.5 लाख का 9% कितना होता है सर, लो मैं निकाल देता हूँ। 2.5 लाख का 9% होगा आपका, अरे यार 2.5 लाख का 9% 22,500 रुपए, 22,500 मेरे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 27,000, और 4500 क्या हो जाएंगे, टैक्स हो जाएंगे। मतलब प्रोपोर्शनेटली टैक्स होगा, पूरा टैक्स नहीं होगा। यानी अगर एम्प्लॉय ने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन दिया है तो उस पर मिलने वाला जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, अप टू 9.5% पर annum। बट अगर उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया तो भाई फिर टैक्स होगा प्रोपोर्शनेट बेस पर। समझ रही बात सर। अब एक और केस मानिए कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में और आरपीएफ में एम्प्लॉयर ने कोई पैसा नहीं डाला, सिर्फ एम्प्लॉय ने ही डाला। मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर ने कोई पैसा नहीं डाला, सिर्फ पैसा किसने डाला, एम्प्लॉय ने डाला। तब क्या होगा, तो चलो अब मैं बात कर रहा हूँ, इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 0। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने एसपीएफ में और आरपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, एसपीएफ में और आरपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉय का। तो उस केस में एम्प्लॉय 5 लाख रुपए, 2.5 लाख और एक्स्ट्रा मिल जाता है, 5 लाख तक कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उस पर मिलने वाला ब्याज फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो मैं लिखूंगा उस केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज अप टू ₹5 lakhs। उस केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5 लाख तक हो सकता है, 2.5 उसका 2.5 एम्प्लॉयर का, दोनों मिला के हो गए 5 लाख तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है तो उस पर मिलने वाला ब्याज फुल्ली माफ हो जाएगा। तो ये थी आपकी सर्टेन कंडीशन। मैंने स्टार डाल के 3 लिखा, वो रहा स्टार 3।
ठीक है सर। एक जगह और आपने हमें कंडीशन बताने के लिए बोला था, वो मुझे याद आ रहा है, वो मैंने आपको बताया था कौन से वाले केस में, हाँ सेक्शन 10 और 11 के बारे में। कहाँ गया सेक्शन 10 और 11, ये रहा सेक्शन 11 और 12। यहाँ पर दोनों के केस में मैं यहाँ पर स्टार डाल रहा हूँ और स्टार डाल के लिखूंगा 2, यहाँ भी स्टार डाल के लिखूंगा 2, ठीक है। और जहाँ ये सैलरी का मीनिंग बताया था वहाँ मैंने स्टार डाल के लिखवाया था 1, ठीक है। 1 स्टार ये रहा, सैलरी का मतलब बेसिक पे डीएनएस अलाउंस का फॉर्म और कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टार नंबर 2 की। स्टार नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा एग्जम्प्ट होता है, हमने पढ़ा था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा एग्जम्प्ट होता है। बट दोनों में एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो आपका एम्प्लॉय है ना, उसने उस पर्टिकुलर संस्था में एम्प्लॉयर के साथ लगातार 5 साल काम किया हो, तब ये एग्जम्प्ट होगा। लगातार 5 साल काम किया हो तो देखिए स्टार 2 कर क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस। इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन सुनो, 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, मतलब 5 साल लगातार काम करना होना चाहिए। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो सकता है उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया हो या डिसेबल हो गया हो एक लंबे समय तक के लिए, तो क्या ऐसे में उस वक्त भी हम 5 साल वाली लिमिट को एप्लीकेबल करेंगे? नो। यदि एम्प्लॉय के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जो उसके पावर के बियॉन्ड थी, वो उसमें कोई मतलब उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, तो इस केस में 5 साल से कम सर्विसेज पर भी उसका पार्ट एग्जम्प्ट माना जाएगा। वैसे कंडीशन क्या थी कि ये दोनों के दोनों एग्जम्प्ट तब होंगे, ये दोनों के दोनों एग्जम्प्ट तब होंगे जब आपने लगातार 5 साल सर्विसेज दी हो। बट इसकी एक एक्सेप्शन ये होगी कि अगर एम्प्लॉय के साथ कुछ अनहोनी होती है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उस केस में 5 साल से कम सर्विसेज पर भी उसका ये पार्ट एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 3, कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब को स्विच करते हैं। जॉब तो करते हैं बट जॉब स्विच कर देते हैं। एक एम्प्लॉयर से वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले जाते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉयर 1 के पास उसने 2 साल काम किया, तो 2 साल का पीएफ अकाउंट था। अब वो एम्प्लॉयर नंबर 2 पर चला गया, तो एम्प्लॉयर नंबर 2 पर जाने की वजह से जो उसके कंटिन्यूस 5 ईयर थे वो नहीं हो पाए। तो ऐसे केस में आप एक काम करिए, आप अपने जो फर्स्ट वाला था जो पीएफ अकाउंट खुलवाया था उसका नाम चेंज कर दो, दूसरे एम्प्लॉयर का नाम लिखवा दो या दूसरे खाते में ट्रांसफर करवा दो। जो तुम्हारा दूसरा नया एम्प्लॉयर है ना, उसने जो तुम्हारा पीएफ अकाउंट खुलवाया उसमें उसको कन्वर्ट कर दो पुराने वाले को। तो जब तुम कन्वर्ट करोगे तो उस केस में वो कॉन्टिन्यूस जर्नी 5 साल की मानी जाएगी और तुम्हें तब भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। तुम्हें तब भी क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी पुराने वाले एम्प्लॉयर का पीएफ अकाउंट तुम कन्वर्ट कर सकते हो नए वाले के अंदर, उसी में शामिल कर सकते हो और उसमें नया पीएफ डलवा सकते हो। तो ऐसे में वो कॉन्टिन्यूस 5 ईयर की जर्नी मानी जाएगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हो तब आपको सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12) के अंदर आपको एग्जम्पशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की मिल जाएगी। तो वही लिखा हुआ है 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस होना चाहिए प्लस रिटायरमेंट बिफोर, अगर आपने रिटायरमेंट 5 साल से पहले ले ली क्योंकि ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के कंट्रोल से वो बाहर था, जैसे इलनेस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर उसका जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो गया, तो वो दोबारा अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे अगर कोई आपको इलनेस हो गया, इलनेस या आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लैप्स हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो ये वो चीज़ें जो एम्प्लॉय के हाथों में नहीं है, उसे जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। तो उस केस में भी आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, ऑन सेजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज टैक्सेबल इज ट्रांसफर टू हिज आरपीएफ अकाउंट मेंटेन विद न्यू एम्प्लॉयर। यानी कि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में तुम्हारा पहले से कोई खाता था पुराने एम्प्लॉयर के साथ, अब आपने जॉब स्विच कर दी तो नए एम्प्लॉयर के साथ उसको कन्वर्ट कर लो, तो उस केस में तुम्हारे लगातार 5 साल हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, मान लेंगे हम। आ रही बात समझे? तो ये कंडीशंस आपको क्लियर है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अब मुझे ये समझ में आती है कि मेरी सैलरी के अंदर क्या क्या जुड़ेगा। ध्यान से सुना भी, सैलरी के अंदर इस वाले पार्ट के अंदर सैलरी में कुछ भी नहीं जोड़ने वाला। इस वाले पार्ट के अंदर अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा होगा तो सैलरी में जुड़ेगा। अगर आपका जो ब्याज है वो 9.5% से ज्यादा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 9.5% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा तो सैलरी में जोड़ो है, एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन अदर सोर्स में आएगा बस। और इसके अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कोई भी चीज सैलरी में नहीं जोड़ी जाएगी सिवाय किसके? मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो सैलरी हेड में टैक्स किया जाएगा और यहाँ तो सैलरी में कुछ भी नहीं जोड़ेगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे जो आपको पॉइंट सैलरी में समझाने थे ना, वो एक तो ये वाला पॉइंट समझाना था, ठीक है, ये वाला मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। मतलब बेसिकली ये 3 चीजें हैं जो सैलरी में आएंगी, बस सिर्फ ये 3 चीज, 1, 2 एंड 3, वो भी तब जब ये लिमिट को क्रॉस करेंगे तो, वरना वो भी नहीं आएंगे। अब आपको समझ आया कि सैलरी के कंपोनेंट में पीएफ का क्या रोल होता है। मैंने पीएफ को पूरा डिटेल में समझा दिया, पूरा डिटेल में, कोई डाउट तो नहीं आता?
पक्का? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो पाए, ठीक है? तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इनहांस हो जाए। नोट करना, पहले नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। चलिए अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल सो दैट जो प्रोविडेंट फंड अभी हमने पूरी थ्योरी पढ़ी ना वो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन आप सभी लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए जो है वो रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम सर्विस ऑन December 31, 2023। दोस्तों आप डाउट में बताना, मैं अभी जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ना वो इस बुक से करवा रहा हूँ। ये देखिए ये बुक सी इंटर लेवल की है, इसी बुक से करा रहे हैं और हम सी की पूरी कंप्लीट यहाँ से स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर ए रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम सर्विसेज ऑन December 31, 2023। 31 दिसंबर 2023 को मिस्टर ए रिटायर हो जाते हैं, ठीक है? यानी देखा जाए तो उन्होंने 9 महीने काम किया है। फिर लिखा हुआ है आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विसेज, उन्होंने कितनी सर्विसेज दी? 25 ईयर, 25 साल तक उन्होंने जॉब किया है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 की फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपको दे रखी हैं। तो पहला लिखा हुआ है बेसिक पे एट द रेट 16,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि आपको पता ही कि इन्होंने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काम किया तो 9 महीने इन्होंने जो जॉब किया उसमें इनकी जो बेसिक पे थी वो थी 16,000 रुपये पर मंथ। फिर लिखा हुआ है डीएनएस अलाउंस ऑफ 50, डीएनएस अलाउंस है इनका 8,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 9 मंथ, जिसमें 50% पार्ट क्या है इसका? फॉर्मिंग पार्ट है। फिर लिखा हुआ है लमसम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिला वो 6 लाख का मिला है और इन्होंने पीपीएफ अकाउंट भी खुलवा रखा था जिसमें इन्होंने डिपॉजिट कराए थे 40,000 रुपये। कितने? 40,000 रुपये। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 2,20,000। इसके अलावा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था 2,20,000 रुपये एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ₹50,000। उस पर जो इंटरेस्ट है वो कितना था? 50,000 रुपये। द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 2,70,000। एम्प्लॉय का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था? 2,70,000 रुपये और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिला था वो था 60,000 रुपीज़। कितना? 60,000 रुपीज़। वॉट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो अमाउंट मिला है वो कितना टैक्स होगा, कितना एग्जाम्प्ट होगा वो बताना है। वैसे मैं सच बोलूँ मैं इसमें पूरी सैलरी निकाल के दिखाऊंगा तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पूरी सैलरी देखिए, जिस वक्त ये रिटायर हो उस वक्त इसकी सैलरी, इनकम रेट ऑफ सैलरी कितनी बनेगी पूरी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, वो भी कौन सी इनकम? नेट इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। तेईस 24 का हम इंटरेस्ट निकाल के दिखाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक पे। बेसिक पे, इनकी जो बेसिक पे थी वो थी 16,000 रुपये पर मंथ, बट इन्होंने क्योंकि 9 मंथ्स ही काम किया उसके बाद तो रिटायर हो गए थे तो 16,000 इंटू 9, ठीक है? 16,000 इंटू 9 करेंगे तो ये हमारा रहेगा 16,000 इंटू में 9, दिस इज 1,44,000 रुपीज़, 1,44,000 रुपीज़। फिर इनको मिला था डीएनएस अलाउंस जिसमें 50% पार्ट तो फॉर्मिंग था। डीए इनको मिला है 8,000 रुपये पर मंथ। सर आप ये मल्टीप्लाई में 12 क्यों नहीं लिख रहे हो, 9 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये दिसंबर को रिटायर हो गया तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 31 दिसंबर तक होते हैं 9 महीने, तो ये 9 मंथ्स की कैलकुलेशन हम यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। तो 8 9 जा 72,000। इसके बाद डी के अलावा इसको क्या मिल रहा है? लमसम मैच्योरिटी पर पैसा मिल रहा है और कुछ आगे चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। थोड़ा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बातें कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि 2 फंड में पैसा डाला हुआ है इसने, एक तो यूआरपीएफ में एक पीपीएफ में, 2 जगह डाला हुआ है। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि जो पीपीएफ वाली बात है, जो पीपीएफ में आपने पैसा डाला है, डिपॉजिट किया है 40,000 रुपये, क्या इसका कहीं कोई ट्रीटमेंट होगा? देखिए जब हम जानते हैं पीपीएफ में जो पैसा एम्प्लॉय डालता है वो एम्प्लॉय के हाथों में फुल्ली एग्जम्प्ट होता है और उस पर मिलने वाला ब्याज भी एग्जम्प्ट होता है। तो जब एग्जम्प्ट होता है तो क्या ये सैलरी का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, वो सैलरी का पार्ट ही नहीं बनेगा, तो इसको तो पूरा हम छोड़ देंगे, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास लमसम जो पेमेंट हमें रिसीव हुई यूआरपीएफ से वो 6 लाख रुपए की हुई है। जो 6 लाख रुपए की हुई पहले उसमें ये देखो एम्प्लॉयर ने कितना डाला, एम्प्लॉयर ने कितना डाला। तो इस चीज़ को ना मैं यहाँ इस तरीके से समझाऊँ, मान लीजिए गुल्लक है, इस गुल्लक का नाम है
अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ, जिसमें एम्प्लॉयर ने पैसा डाला है और कुछ पैसा एम्प्लॉय ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। तो नीचे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 2,20,000 रुपए का। तो लीजिए एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 2,20,000 रुपए का, ये इसने कंट्रीब्यूट किया, किसने? एम्प्लॉयर ने। और उस पर जो ब्याज मिला है वो है 50,000 रुपए। इस पर जो ब्याज मिला है दैट इज ₹50,000 रुपीज़, 50,000 का इस पर ब्याज मिला हुआ है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 2,70,000 रुपए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2,70,000 का, 2,70,000 रुपए का। और उस पर जो ब्याज मिला है वो मिला है हमको 60,000 रुपए, इंटरेस्ट देयर ऑन 60,000 रुपीज़। चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरी तरीके से टैक्स नहीं किया जाता। जब वो कंट्रीब्यूट करे तो टैक्स नहीं होगा, बट जब मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा तो टैक्स किया जाएगा। और मैच्योरिटी पे पैसा भी कितना मिल रहा है? 6 लाख रुपए, यानी मैच्योर तो हो गया है। तो अब जितना पैसा एम्प्लॉयर ने लगाया है कंट्रीब्यूशन और जो उसका ब्याज है ये पूरा पूरा सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो यही सैलरी के अंदर मैं लिखूंगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कितना? 2,20,000। कितना? 2,20,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है? एम्प्लॉयर का जो ब्याज है उसका जो कंट्रीब्यूशन किया गया उसने, उस ब्याज को भी पूरा पूरा हम टैक्स कर देंगे। सर हम पूरा पूरा टैक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था, याद करो, कि यूआरपीएफ में जब एम्प्लॉयर पैसा लगा रहा है तब तो टैक्स नहीं होगा, बट जब मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा तो टैक्स होगा। क्योंकि इसकी रिटायरमेंट हो रही है तो मैच्योरिटी पे इसको 6 लाख रुपए मिल रहा है, तो अब ये हम क्या करते हैं? टैक्स, वो भी कौन से में? सैलरी एड में। और सर जो पैसा एम्प्लॉय ने खुद ने लगाया वो देखो, जो खुद ने कंट्रीब्यूट किया है उसकी तो कोई डिडक्शन नहीं मिलती, वो तो पहले ही टैक्स हो चुका है सैलरी एड में। बट जो उसके इंटरेस्ट की है ना, उस इंटरेस्ट में क्या होगा? वो इंटरेस्ट उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान के टैक्स कर दी जाएगी। अब आप देखिए, जो उसने अपना खुद का पैसा कितना लगाया है? 60,000, सॉरी, खुद का पैसा लगाया 270, उस पर ब्याज कितना मिला है? 60,000 रुपए का। तो ये जो 60,000 है ना, ये कंट्रीब्यूशन तो टैक्स होता ही नहीं ना। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहाँ रहेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पहले इतना बताओ, समझ रहा है? इसके अलावा और तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बस इतना ही होगा। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो यहां से इसकी आ जाएगी हमारे पास ग्रॉस सैलरी। कितनी आएगी? 1,44,000 प्लस 72,000 प्लस 2,20,000 प्लस 50,000, तो ग्रॉस चलेगी 4,86,000। 4,86,000 माइनस करेंगे इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A, दैट इज 50,000 रुपीज। 50,000 माइनस करने के बाद हमारे पास इनकम आएगी 4,36,000 रुपीज। कितनी? 4,36,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। इसके बाद ये एक और लिखेगा, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस। देखिए, जो एम्प्लॉय ने यूआरपीएफ में पैसे लगाए उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो उसका अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। कितना मिल रहा है? 60,000, तो ये 60,000 उसकी इनकम बन जाएगी। इसके बाद ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका 4,96,000 रुपीज। ये आ गई उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आ गई? ग्रॉस टोटल इनकम। बताइए यहां पर कोई डाउट? कोई डाउट? तो हमने उसकी जीटीआई निकाली, बल्कि हमें तो सिर्फ सैलरी निकालनी थी, बट क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन में और डिटेल आपको करवा दूं तो सारा डिटेल करवा दिया। तो देखिए, यूआरपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो तो टैक्स हो गया, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां चला गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सर जो पीपीएफ वाला पॉइंट है उसका क्या होगा? देखिए, पीपीएफ में तो अभी पैसा डिपॉजिट किया है ना 40,000 रुपए, ये लमसम जब पैसा इकट्ठा मिलेगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होता है, वो सैलरी में कहीं थोड़ी आता है, और ना उसकी ऐसी कोई खास डिडक्शन वगैरह मिलती है। हाँ, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल जाती है, कहाँ पर? 80C के अंदर, वो भी तब जब ये न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो ना कर रहा हो, ओल्ड टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहा हो। तो अगर ये ओल्ड वाले को फॉलो कर रहा है तो उसको 80C की यहाँ डिडक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो कहो तो मैं लिख दूँ यहाँ पर? चलो ठीक है।
हम ये मानेंगे कि इसको एडीसी की डिडक्शन भी मिल जाएगी। कौन सी कंट्रीब्यूशन की? पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। कितने रुपए? 40,000 रुपए। कितना? ये 40 ही है ना? हाँ 40 है। तो ये बनेगा आपका 4,56,000 रुपीज। ये आ गई हमारी नेट टोटल इनकम। लो भाई, मैंने तो और ज़्यादा डिटेल में करवा दिया। आपका टैक्स भी निकाल के दिखा दूँ? क्वेश्चन तो हमसे सिर्फ ये मांगा था, सिर्फ इतना बता दो। क्वेश्चन की डिमांड तो इतनी थी, ये बस ये 3 पॉइंट थे क्वेश्चन की डिमांड, इतना ही पूछा था क्वेश्चन ने। बट हमने थोड़ा सा बियॉन्ड जाके काम किया सो दैट अंडरस्टैंडिंग हमारी और ज़्यादा डेवलप हो जाए। क्लियर है? अरे कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन को एक बार नोट करिए जल्दी से। चलिए, नोट हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और ज़्यादा कराऊंगा सो दैट हमारे अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हमने किए वो पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे अच्छे तौर पे। ठीक है? तो और अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, अपने नोट्स एकदम बढ़िया तरीके से बनाइए। चैनल का नाम है प्रोडेक्स अड्डा, देख लीजिए आप। ठीक है? इसके अलावा हमारे और भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, पैरेलली आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे पास हमारी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसमें हमारे कुछ पेड कोर्सेज होते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली वहाँ से ले सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज if you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।